कांग्रेस नेता के जिहाद पर दिए बयान के बाद मुख्यमंत्री धामी ने जोरदार प्रहार किया है। जिहाद शब्द को पॉजिटिव बताने को लेकर उत्तराखंड में माहौल गर्म हो गया है। गुरुवार को दिल्ली से लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मीडिया में थोड़ी सी जगह पाने के लिए कांग्रेसी कुछ भी बयान दे जाते हैं। उन्होंने कहा, लैंड जिहाद, लव जिहाद, मजार जिहाद राज्य के भविष्य के लिए बड़ी चुनौती है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कांग्रेस देवभूमि के हित में बात करे तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। सीएम धामी ने फिर दोहराया कि देवभूमि के मूल स्वरूप को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। कानून के साथ जीना सबकी आदत का हिस्सा बन जाना चाहिए। सीएम ने यह भी कहा कि देवभूमि में अब जो भी रहेगा उसे कानून का पालन करना होगा। 160 से ज्यादा अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। साथ ही भविष्य में सरकार और भी तेजी से वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने जा रही है। कांग्रेस के बारे में मैं यही कहूँगा कि वो हर मामले में केवल और केवल विरोध के लिए थोड़ी सी अखबारों में हमको जगह मिल जाए, इसके लिए वो बयान जारी करते हैं। वो सकारात्मक रूप से कांग्रेस हो, अन्य पार्टियां हो, राज्य के हित में आगे आएंगी, देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए आगे आएंगी, तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध करना, एक केवल स्टेटमेंट जारी करके कि जो है कहीं हम सुर्खियों में आ जाएं, और राज्य के साथ इतना बड़ा जो एक बड़ा षड्यंत्र है और एक भविष्य के लिए एक हमारे लिए बड़ी चुनौती है, हम उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता के जिहाद को क्रांति बताने का मुद्दा बीजेपी संगठन भी हल्के में नहीं ले रहा। एक तरफ जहां पार्टी अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस को घेर रही है, वहीं जिहाद का असल अर्थ बताने के लिए मुस्लिम महिलाओं को ही आगे कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहने वाली बीजेपी अब कांग्रेस प्रवक्ता के बयान पर पूरी कांग्रेस पार्टी को लपेटे में ले रही है। पार्टी ने अपने अल्पसंख्यक और महिला मोर्चा को मुद्दे को भुनाने के लिए आगे कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष साफ कह रहे हैं, जिस तरह के बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, साफ है कि कांग्रेस अवैध चीजों का समर्थन करती है। ऐसे में सरकार जो कार्रवाई कर रही है, जनता जानती है कि क्या सही है और क्या गलत है। जिहाद की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। आने वाले चुनाव में जनता, देवभूमि की जनता उनको करारा जवाब देगी। देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने का जो निर्णय है और जिस प्रकार से अवैध मदरसों पर बैन लग रहा है, वो सीज किए जा रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है उत्तराखंड की जनता इस कार्य में मुख्यमंत्री के साथ खड़ी है। बीजेपी के साथ जुड़ा मुस्लिम कार्यकर्ता कहता है कि उसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। 70 साल तक मुस्लिम वोटर को बरगलाकर वोट हासिल किया, लेकिन अब गलत बर्दाश्त नहीं। देखिए, अल्पसंख्यक मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करता है। जिहाद जो शब्द यूज करा है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा कुछ ना कुछ इसमें एक्शन लेने वाला है और हो सकता है बहुत बड़ा एक्शन लेगा। ये नहीं चलेगा। अब ये जिहाद जो कांग्रेस ने चलाता आया है, कांग्रेस जो चलाती आई है कि हाँ जिहाद शब्द यूज किया है, उन्होंने क्या क्या बिना पर यूज किया है। पिछले दिनों कांग्रेस ने मैदानी पहाड़ी के मुद्दे को जिस तरह से इनकैश किया, वो बीजेपी के एक मंत्री की कुर्सी ले गया। ऐसे में अब बीजेपी को जिहाद का मुद्दा हाथ लगा है, तो पार्टी कांग्रेस को घेरने से बिल्कुल गुरेज नहीं करने वाली। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। कांग्रेस के एक नेता ने जिहाद शब्द का मतलब समझाया तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के भीतर भी माहौल गर्मा गया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने जहां जिहाद की परिभाषा को सही बताया, वहीं कांग्रेस से बीजेपी में गए नेताओं को लगता है कि कांग्रेस नेता ही पार्टी की जड़ें खोदने में लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। अफगानिस्तान, सीरिया, इराक जैसे देशों में आतंकी संगठन जिहाद की बात करते हैं। उसी जिहाद शब्द का मतलब कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने समझाया और प्रवक्ता अब भी अपनी बात पर कायम है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं को बयान से बड़े नुकसान का डर सता रहा है। सूत्रों का दावा है कि देवभूमि में जिहाद की बात कांग्रेस हाईकमान को भी बुरी लगी है। हाईकमान को भी लगता है कि जिस जिहाद को गलत बताकर बीजेपी पांव जमा रही है, उसे सही बताकर कहीं उत्तराखंड तीसरी बार हाथ से ना निकल जाए। हालात को देखते हुए जिहाद की बात पर प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज चुप हैं, तो पूर्व सीएम हरीश रावत मानते हैं कि तार्किक तौर पर बात को समझना चाहिए।
सर, एक जो कल से मुद्दा गरमाया है, जिहाद को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता का बयान आया है, पार्टी का उस पर कुछ कहना है? देखिए, नो कमेंट्स। मतलब आपको कुछ नहीं बोला? नहीं। तो आप शब्दों का इस्तेमाल किस रूप में कर रहे हैं, किस संदर्भ में कर रहे हैं, आप डिक्शनरी में खोजिए ना उसको, आप यूट्यूब में खोजिए ना। गरिमा ने जो कुछ कहा है, उन्होंने कहा कि शाब्दिक अर्थ को समझे बिना इस शब्द का दुरुपयोग पर उन्होंने टिप्पणी की है, और मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम कुछ अध्ययन तो किया, पर ऐसा ना हो और भाजपा में तो कोई अध्ययन तो करता नहीं है। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तराखंड में करीब 14% मुस्लिम आबादी है, जिनका प्रभाव मैदान की कुछ सीटों पर है। अल्पसंख्यक समुदाय को कांग्रेस अपने साथ मानती रही है, लेकिन पिछले कुछ समय में पहाड़ी राज्य की राजनीति में बदलाव आया है। लिहाजा कांग्रेस के कई नेता बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। इस बीच नए बखेड़े पर कुछ महीने पहले तक कांग्रेस के सांगठनिक मामलों को देखने वाले मथुरा दत्त जोशी कहते हैं कि कांग्रेस की नाव पार्टी के नेता ही डुबोने पर तुले हैं। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है, प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, विकास से कोई लेना देना नहीं है, सनातन से कोई लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। इसलिए मैं कह रहा हूं, उनके कांग्रेस के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम कांग्रेस के कुछ नेता कर रहे हैं, वो उनको मुबारक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवभूमि में जिहाद के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, तो देवभूमि का मैसेज पूरे देश में जा रहा है। ऐसे में नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर नुकसान झेल चुकी कांग्रेस के लिए जिहाद को सही बताना कहीं फिर भारी न पड़ जाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हरिद्वार में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार पर बुलडोजर चला है। यहां रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सुमन नगर में सड़क किनारे एक अवैध मजार बनाई गई थी। यूपी सिंचाई विभाग की ओर से मजार को हटाने के लिए नोटिस भी दिया गया था, लेकिन मजार को नहीं हटाया गया। इसके बाद आज सुबह एसडीएम की अगुवाई में पहुंची प्रशासन की टीम ने मजार को ध्वस्त कर हटा दिया। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती भी रही। एसडीएम अजय वीर ने बताया कि मजार ज्यादा पुरानी नहीं थी और नोटिस दिए जाने के बावजूद भी मजार नहीं हटाई गई, लिहाजा प्रशासन ने कार्रवाई की है। यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पे एक अवैध मजार थी। इसके संबंध में यूपी सिंचाई विभाग द्वारा विधिवत तरीके से नोटिस यहाँ पे दिया गया था। इनको सफिशिएंट टाइम भी दिया गया था। उसके बाद कल मेरे द्वारा यहाँ विजिट भी करी गई थी। सारी चीजों को देखते हुए फिर पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में यहाँ पे अवैध मजार को हटाया गया। इसके अनुसार ज्यादा पुरानी मजार नहीं थी और जैसे हमारे संज्ञान में आया तो यहाँ नोटिस लगाया गया था और विधिवत तरीके से इसको हटाया गया। उत्तराखंड में मजारों के साथ मदरसों पर भी एक्शन हो रहा है। 160 अवैध मदरसों पर एक्शन के बीच 2 मैदानी जिलों के कांग्रेस विधायक मुख्य सचिव से मिले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, रमजान और ईद पर उत्तराखंड में देश में सही मैसेज नहीं जा रहा है, तो बीजेपी ने कहा, जहां आतंकवादी तैयार होते हैं वहां कांग्रेस को कार्रवाई बुरी लगने लगती है। देखिए। अवैध मदरसों पर ताले लग रहे हैं। 160 से ज्यादा अवैध मदरसों पर एक्शन हो चुका है और इसी बात से नाराज 2 मैदानी जिलों के कांग्रेस विधायक मुख्य सचिव से मिलने पहुंचे। हरिद्वार के कांग्रेस विधायकों और जसपुर के कांग्रेस विधायक को यहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लीड किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बिना नोटिस, बिना प्रमाण के मदरसों पर एक्शन हो रहा है, जबकि ये सब देखने की जिम्मेदारी मदरसा बोर्ड और अफसरों की थी। मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने इसे बीजेपी सरकार का कारनामा बताया, तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने टाइमिंग पर सवाल उठाए। हरीश रावत के मुताबिक रमजान में मदरसों पर एक्शन से उत्तराखंड का देश में सही मैसेज नहीं जा रहा। कोई कार्रवाई करनी हो किसी भी संस्था के विरुद्ध तो एक नोटिस देना बनता है कि आप ये नोटिस है, ये इस कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, और समय सीमा देनी पड़ती है कि भाई इस समय सीमा के अंदर अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कोई नोटिस नहीं। इनको आप अवैध मदरसे कह रहे हैं, ये वो मदरसे हैं जिस तरीके से शिक्षा विभाग के अंदर जब प्राइवेट कोई संस्था खड़ी होती है तो कमेटी बनती है और वो आवेदन करते हैं और आवेदन करने के साथ वहां अपनी कमेटी का गठन करके काम शुरू करते हैं। तो ये मदरसे भी इसी तरीके से जो है अपना काम प्रारंभ करते हैं।
देवभूमि उत्तराखंड को अवैध गतिविधियों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। ये बात बार बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं। उसी का नतीजा है कि अवैध मदरसों के नाम पर चलने वाली दुकानें बंद हो रही है। ऐसे में मैदानी जिलों के कांग्रेस विधायकों का मुख्य सचिव से मिलना बीजेपी के समझ नहीं आ रहा। बीजेपी के मुताबिक तुष्टीकरण की बात करने वाली कांग्रेस को वहां कार्रवाई गलत लगती है जहां आतंकवादी तैयार होते हैं। देखिए, कांग्रेस की दिक्कत ये है कि कांग्रेस ने आज तक तुष्टीकरण की नीति जो राजनीति की है, और मैं समझता हूं कि अवैध मदरसे हों या अवैध कोई भी शिक्षण संस्थाएं हों, अगर उनमें गलत क्रियाकलाप हो रहे हैं तो सरकार का दायित्व होता है कि उसको रोकना, और सरकार को निगरानी में ही सारी शिक्षण संस्थाएं चलती हैं। अवैध मदरसों पर धामी सरकार का चाबुक चल रहा है तो मैदानी जिलों की राजनीति करने वाले कांग्रेस विधायकों को मदरसों के साथ सियासत की भी चिंता सता रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। मदरसों पर कार्रवाई को बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद ने मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई बताया है। विधायक शहजाद का कहना है मदरसे बहाना है, मुसलमान निशाना है। इतना ही नहीं, मदरसे में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, इसलिए डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। उसको भी चेक किया जा रहा है। मदरसों को तो बहाना है, मुसलमान टारगेट। सरकार चाहती है कि हिंदू मुस्लिम दब ना पाए। कोई मदरसे अवैध नहीं, धार्मिक शिक्षा है। धार्मिक शिक्षा के लिए किसी मान्यता की आवश्यकता संविधान के दायरे में नहीं है। तो भारतीय संविधान में हमें अपने धार्मिक को मानने का अधिकार दिया गया है, इसके तहत मदरसे चल रहे हैं। रामनगर में एक मुस्लिम शख्स पर नौकरी दिलाने के नाम पर हिंदू लड़की के साथ छिड़खानी और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगा है। इसकी शिकायत हिंदू परिषद के लोगों ने पुलिस से की। आरोप है कि एक विशिष्ट समुदाय के एम्बुलेंस ड्राइवर ने एक लड़की को नौकरी दिलाने का झांसा दिया, लेकिन जब युवती उसके पास पहुंची तो नौकरी देने की बजाय उसने उसके साथ जबरदस्ती की, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। इसकी शिकायत अब पुलिस से की गई है और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई है। हिंदू बहन को नौकरी का झांसा देकर रामनगर बुलाता है और एम्बुलेंस में उसके साथ अश्लील हरकतें करता है। अपने शरीर के कपड़े पहन वस्त्र खोल देता है और बियर, शराब, सिगरेट और नशे की हालत में लड़की का मानसिक उत्पीड़न करता है और उसको शारीरिक संबंध बनाने पर दबाव देता है। विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा अभद्र व्यवहार, छेड़छाड़ की घटना के संबंध में एक तहरीर दी है। जांच की जा रही है, जैसी भी उसमें स्थिति होगी उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। नानकमता डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में घायल हुआ है। आरोपी सरबजीत सिंह के दोनों घुटनों में गोली लग गई है। उधम सिंह नगर पुलिस आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार करने ला रही थी। इसी दौरान काशीपुर के पास टायर ब्लास्ट से गाड़ी पलट गई। आरोपी एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागा और टीम पर फायर झोंक दिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी के बाजू को छूकर गोली निकल गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी सरबजीत सिंह के दोनों घुटनों में गोली लगने से वो घायल हो गया है। इसके बाद आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें 28 मार्च साल 2024 को नानकमता में बाबा तरसेम की हत्या हुई थी। कल रात को सरबजीत को तरन तारण क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जब इसे उधम सिंह नगर जनपद में ले आया जा रहा था उस समय वाहन का टायर फट गया और वाहन का एक्सीडेंट हो गया। सरबजीत के द्वारा सब इंस्पेक्टर संजय कुमार से पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया गया। उसका सरबजीत का पीछा पुलिस के द्वारा किया गया और उसे रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें सरबजीत ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया और सरबजीत के दोनों पैरों में गोली लगी। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज को अब नर्सिंग अधिकारी मिल गए हैं। दून मेडिकल कॉलेज में नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ज्वाइनिंग लेटर बांटे। साथ ही 26 करोड़ की लागत से बने ऑडिटोरियम का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ते जा रहा है और आगे इसमें और बड़े काम होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इन नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति के बाद हमारे मेडिकल कॉलेजों में त्वरित रूप से चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही नर्सिंग स्टाफ की जो कार्यक्षमता है उसमें भी
उल्लेखनीय रूप से सुधार होगा। भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के दौरान हम सभी ने अनुभव किया था कि नर्सिंग स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मियों की जो भूमिका थी वो कितनी महत्वपूर्ण थी। ओवर रेटिंग, नकली शराब जैसी शिकायतें अब आप आसानी से कर पाएंगे। आबकारी विभाग ने इसके लिए एक बार बारकोड जारी किया है। एक बारकोड सभी शराब की दुकानों में लगे होने के साथ जल्द शराब की बोतलों पर भी प्रिंट होंगे। अब कोड की शिकायत आबकारी विभाग के कंट्रोल रूम में मिलेगी, जिस पर विभाग कार्रवाई करेगा। आबकारी आयुक्त हरीश चंद्र सेमवाल ने बताया कि मैदानी जिलों में 24 घंटे और पहाड़ी जिलों में 48 घंटे में एक्शन होगा। गलती होने पर विभागीय अफसर से लेकर शराब बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग के द्वारा, आबकारी विभाग के द्वारा QR कोड लॉन्च किया गया है, जो सभी दुकानों पर, और जैसे कि अभी चर्चा चल रही है, सभी शराब की बोतलों पे जो लेबल लगते हैं उस पर वो विद्यमान रहेगा। उस पर स्कैन करके हमारे पोर्टल पे कोई भी शिकायत इसके संबंध में कर सकता है। अगर उसके साथ मिसबिहेव हो रहा है या इनजस्टिस हो रहा है या ओवर रेटिंग शिकायतें हो रही हैं, किसी भी तरीके का आबकारी विभाग से संबंधित अगर है, उसको लगता है कि उस बात जानकारी में आना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उस पर विभाग ध्यान देगा। 31 मार्च को वित्तीय साल खत्म होने वाला है और इससे पहले उत्तराखंड में पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। मार्च के महीने में अब तक 8,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, यानी कि हर दिन करीब 300 करोड़ रुपए खपाए गए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखें। कमजोर आर्थिक हालत से जूझ रहे उत्तराखंड का फाइनेंशियल मैनेजमेंट ढर्रे पर नहीं आ पा रहा है। वित्तीय वर्ष खत्म होने में महज 4 दिन बाकी हैं और उत्तराखंड अपने कुल बजट का 60% भी खर्च नहीं कर पाया है। और बड़ी बात यह है कि इसमें भी 16% बजट मार्च के इन 27 दिनों में खर्च किया गया। वित्तीय वर्ष के अगले 4 दिनों में भी सैकड़ों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए जाएंगे। लिहाजा इस खर्च और इस खर्च से होने वाले काम की क्वालिटी पर सवाल उठना लाजमी है। अब आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2024-25 के लिए उत्तराखंड का कुल बजट 94,247 करोड़ का था। उत्तराखंड अभी तक 53,222 करोड़ ही खर्च कर पाया है, यानी कि कुल बजट का सिर्फ 56% ही खर्च हो पाया। ताज्जुब की बात यह भी है कि 56% में से 16% बजट मार्च के इन 27 दिनों में खर्च किया गया। विभागों ने इन 27 दिनों में 8,500 करोड़ का ट्रेजरी क्लेम किया, जिसमें से 27 मार्च तक करीब 8,000 करोड़ रुपए विभागों को रिलीज भी किया जा चुका है। यह है कि जो बिल आहरण वितरण अधिकारी से प्राप्त होते हैं और जो नियमानुसार होते हैं, जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो भी बिल निर्धारित अवधि तक प्राप्त होते हैं तो हम उसको अवश्य पारित करते हैं। इसके लिए भले हमें अपना अतिरिक्त समय पर कोषागार खोलना पड़े। और जो आप 1400 करोड़ कह रहे हैं मैं उसको करेक्ट कर दूं, शायद अभी तक हमने मार्च में 8,000 करोड़ के आसपास व्यय हो चुका है। बजट खर्च करने में सबसे ज्यादा फिसड्डी साबित रहे विभाग शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, खेल और समाज कल्याण विभाग रहे। और इन्हीं विभागों ने अब मार्च के महीनों में सैकड़ों करोड़ रुपए का क्लेम किया है। अब हैरानी यही है कि जो काम साल के 11 महीनों में नहीं हुआ वो मार्च के चंद दिनों में कैसे हो जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अवैध खनन को लेकर लोकसभा में कहा कि देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में रात में अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। खनन माफिया रात में अवैध रूप से खनन सामग्री ले जा रहे हैं, जिससे राज्य में सड़कों, पुलों को काफी क्षति हो रही है। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है।
बागेश्वर में अवैध खनन के खिलाफ हाईकोर्ट में आदेशों के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। बीते दिनों हाईकोर्ट से नियुक्ति कोर्ट कमिश्नर ने बागेश्वर के गोलना स्टोन क्रशर का निरीक्षण कर उसे सीज करने की कार्रवाई की थी। कोर्ट ने जिले में खनन गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। इसके तहत कदम उठाया गया। इसके बावजूद जांच में कई डंपर वाहन अवैध रूप से खनन सामग्री ले जा रहे थे। इस पर बागेश्वर पुलिस ने बड़ी संख्या में डंपर और पिकअप वाहनों को सीज किया। अचानक हुई इस कार्रवाई से वाहन मालिकों और चालकों में हड़कंप मच गया है। इस साल की आदि कैलाश यात्रा की तैयारियां शुरू होने लग गई हैं। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो अगले महीने से यात्रा का आगाज हो जाएगा। प्राइवेट टूर ऑपरेटर के साथ ही कुमाऊं मंडल विकास निगम ने भी यात्रा को लेकर कमर कसनी शुरू कर दी है। देखिए। कैलाश और ओम पर्वत के लिए रोड साल 2020 में ही पहुंच गई थी, जिसके बाद यहां पर्यटन के नए द्वार भी खुल रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इन इलाकों का खासा धार्मिक महत्व भी है, जिसे देखते हुए इस बार कुमाऊं मंडल विकास निगम 14 मई से यात्रा शुरू करने जा रहा है। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने यात्रा को लेकर शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इस बार निगम काठगोदाम से 8 और धारचूला से 5 दलों को आदि कैलाश यात्रा पर ले जाएगा। यात्रा को देखते हुए पुलिस ने भी बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। किस प्रकार से हम और बेहतर इंतजाम विगत वर्ष के बाद के कंपैरिजन में कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त जो हमारे सिस्टर एजेंसीज हैं, उनके साथ में भी एक कोऑर्डिनेशन बैठक आयोजित की गई है और उसमें भी सुरक्षा को लेकर के उसमें अहम चर्चा की गई है। और जल्द ही हमारे यहाँ जो सीजनल थाना है वो स्थापित किया जाएगा और हमारा फोर्स मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। गुंजी के ऊपरी इलाकों में बर्फ जमा है। बीआरओ इन दिनों रोड से बर्फ हटाने में जुटा है। माना जा रहा है कि हफ्ते भर में इन धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली रोड पूरी तरह से खुल जाएगी। ऐसे में प्राइवेट टूर ऑपरेटर अप्रैल से यात्रियों को आदि कैलाश ले जाने का प्लान बना रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी यात्रा को लेकर कई दौर की मीटिंग हो चुकी है। बावजूद इसके लिपुलेख रोड की खस्ताहाली अभी भी चुनौती बनी है। कई बार यात्रियों को आदि कैलाश और ओम पर्वत के साथ ही तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन भी कराए जाएंगे। ओल्ड लिपुलेख से कैलाश पर्वत के दर्शन आसानी से हो जाते हैं। आदि कैलाश यात्रियों के लिए होटल स्टेशन पूर्ण रूप से तैयार है। होटलों में रंग रोगन कर दिया गया है। वह समस्त सुविधाएं वहां पर जुटा ली गई है। हमारी प्रशासन से मांग है कि जो भी यात्री यहां पर आते हैं उनकी परमिट की सुविधा अच्छे ढंग से हो और यातायात की सुविधाएं मिले उन्हें, स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें मिले, जिससे यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश आने के बाद ये इलाका देश दुनिया में चर्चित हुआ है। बीते साल 35,000 से ज्यादा लोगों ने आदि कैलाश की यात्रा की थी। ऐसे में इस बार यात्रियों की संख्या में खासा इजाफा होने की उम्मीद है, जिससे बॉर्डर के इलाकों में रौनक तो बढ़ेगी ही, साथ ही पर्यटन कारोबार को भी चार चांद लगेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।